Now next is cell organelles and their functions. So let's talk about plasma membrane. But before talking about the plasma membrane, let's talk about there are some cell organelles which are without the membrane, some are single membrane and some are double membrane. So I'll write it here. Organelles without membrane. तो कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में दैट आर विदाउट द मेम्ब्रेन. सो द एग्जांपल इज द सेल वॉल, राइबोसोम्स एंड cytoskeleton are these all are non-membranous bound cell organelles. और ये कहाँ पाई जाते हैं? They are present in both prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes में ये देखने को मिलते हैं. Now next is single membrane bound organelles. The example is vacuoles, lysosomes, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. So these are some of the organelles. Those are single membranous bond organelles and they are only present in eukaryotes. तो इस बात को अपने याद रखना है कि कौन सी वाली ऑर्गेनेलीज जो है वो दोनों में प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और कौन सी वाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती है. नाउ द थर्ड वन इज डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड organelles. So it's nucleus, then is the mitochondria, chloroplast, so basically these are the three organelles which are double structured and they are only present in eukaryotes. They are only present in eukaryotic cells. They are only present in eukaryotic cells. Now let's discuss about these cell organelles and their important functions. Now number one is we will talk about the plasma membrane. So what is plasma membrane? अगर मैं ऐसे सेल को ले लूँ और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, तो दिस वन आउटर वन जो कि क्या करती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देती है किसी सेल को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देती है किसी सेल को. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर विच सेपरेट्स द इंटरनल मटीरियल ऑफ द सेल from the outer environment. So its function is to regulate the transport of material into and outside the cell. तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों की, तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की अरेंज है. ये देखिए, ये इस तरीके की अरेंज है. तो इसमें 2 लेयर्स हैं ऐसे. इसे हम कहते हैं बाइलेयर. तो ये 2 लेयर्स है. किसकी बाइलेयर्स है? ये फॉस्फोलिपिड्स की है. फॉस्फोलिपिड्स की ये बाइलेयर है. तो हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है. और इसमें बीच में अगर हम ये देखते हैं तो ये कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है. तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में ये जो चैनल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं इनसाइड द सेल, कुछ चीज़ों को अंदर भेजने का काम करते हैं इनसाइड द सेल एंड टू सेंड सम थिंग्स आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल। तो इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि कभी इसके बीच में आयन का एक्सचेंज हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का एक्सचेंज हो सकता है, ग्लूकोज का एक्सचेंज हो सकता है, जिसकी जो हमें जो चैनल प्रोटीन्स है कभी कभार उसकी मदद लेनी पड़ती है हमें चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउटसाइड द सेल। नाउ नेक्स्ट इज सेल न्यूक्लियस एनाटॉमी वी विल सी। देखिए अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मैंने पीछे भी लिखवाया इट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए अगर ये जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है तो अगर हम इसकी लेयर्स को देखने की बात करते हैं तो इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस आता है, तो हमने कहा ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है और यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, तो इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इन दोनों को मिला के बनती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों को मिलाकर बनती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है। और इसका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेफर किया गया है न्यूक्लियर पोर को, एंड द आउट वन इज द न्यूक्लियर एनवेलप, और इसका अंदर जो ये जो फ्लूइड रहता है इनसाइड which is surrounding the nucleus, इसे हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया, एंड इनसाइड इज द न्यूक्लियोलस which consists of RNA, which consists of RNA। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए मदद करते हैं एंड समथिंग्स टू कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल्स राइबोसोम्स जो बनते हैं वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो होते हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर, स्पेशली न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट आयंस हैं या राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको न्यूक्लियस के अंदर और बाहर भेजने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर काम करते हैं। Now next is it is responsible for coordinating many of the important cellular activities such as protein synthesis and cell division। तो मेनली ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो करता है वो न्यूक्लियस करता है, और हमने पीछे ही पढ़ा है who has discovered the nucleus, it was discovered by Robert Brown। Now next is mitochondria। Now mitochondria is also called as the powerhouse of the cell, is also called as the powerhouse of the cell, powerhouse of the सेल कहा जाता है इसे। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं पावर की तो पावर मीन्स एटीपी, तो एटीपी की प्रोडक्शन जो होती है इट इज डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कैसे करता है, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ये क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है, एंड दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज अ एनर्जी सोर्स बाय यूकैरियोटिक सेल। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इट इज, हमने इसके बारे में भी कहा था कि ये डबल मेम्ब्रेन है, तो वन इज द इनर मेम्ब्रेन जो हम ये देख सकते हैं, एंड वन इज द आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर वाली है। नाउ इन बिटवीन देयर आर फोल्ड्स जिसे हमने क्रिस्टास कहा है, एंड इन फोल्ड्स के बीच में जो चीज एक लिक्विड मटेरियल पड़ा रहता है काइंड ऑफ, इसे हमने मैट्रिक्स कहा है। नाउ अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यहाँ पे क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज इट्स ओन सर्क्यूलर डीएनए, ओन सर्क्यूलर डीएनए, इसका अपना ही एक सर्कुलर डीएनए होता है। हमने पढ़ा है कि सर्कुलर डीएनए किसका होता है, प्रोकैरियोट्स का होता है, लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी अपना एक ओन सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं। और कौन से वाले राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, 78 राइबोसोम्स होते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स हैं जो कि 78 राइबोसोम्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद द न्यूक्लियस के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स बनाता है तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, इट गेट अटैच्ड टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे भी ये राइबोसोम्स जब किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रफ सा बन जाता है। इसलिए हमने क्या कह दिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट हैज़ टू टाइप्स। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है इसमें जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड हैं जो कि क्या दे रहे हैं? एक रफनेस दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंड दीज आर द सोर्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन synthesis, these are the source for protein synthesis. And another one is the smooth, this is not smooth but this is smooth एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है लिपिड सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना, लिपिड की सिंथेसिस करना। और ये स्मूथ इसलिए है बिकॉज इट हैज नो राइबोसोम्स अटैच्ड, इट हैज नो राइबोसोम्स अटैच्ड। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, ये देखिए ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो इसमें किसी तरीके के कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो इसमें ये जो है छोटे छोटे ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज राइबोसोम्स, दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो हमने ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कहा है क्योंकि ये इसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए हम इसे ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कह देते हैं। और इसके बीच के स्पेस को हमने क्या कह दिया है? ल्यूमेन कह दिया है। एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टर्नास। नाउ नेक्स्ट इज द वेसिकल्स। अब क्या होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेनली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, तो उसे हमने एक नाम दे दिया है, दैट इज वेसिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज द गोल्जी एपरेटस। अगर हम गोल्जी एपरेटस की बात करें तो गोल्जी एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ सिस फेस एंड ट्रांसफेस। सिस फेस एंड ट्रांसफेस की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन साइटोसोल ऑफ द सेल। साइटोसोल में साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ये पाया जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज द पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। It receives proteins from endoplasmic reticulum. It packages them into membrane-bound vesicles, which are then transported to various destinations. तो Golgi apparatus का mainly काम है पैकेजिंग का और प्रोटीन्स को कस्टमाइज करना और अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट की जो उनकी ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उन प्रोटीन्स को भेज देना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल इनर वाला जो फेज रहता है विच इज इन अ क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो रहता है उसे हम कहते हैं सिस फेज। मतलब यहाँ से ये जो क्या सिस फेज से ये क्या करता है, रिसीव करता है प्रोटीन्स को ये रिसीव करेगा और अंदर इनकी पैकेजिंग होगी। और ट्रांस फेज से क्या होता है, ये उन्हें आउट कर देता है, आउट द प्रोटीन्स। कौन सी वाली प्रोटीन? जो कि पैक्ड प्रोटीन्स होती है, क्योंकि इसका काम है उनको वेसिकल की फॉर्म में स्टोर करना। तो अंदर ये कोई प्रोटीन है, ये उसकी क्या करेगा, वेसिकल फॉर्म में स्टोर करेगा और ट्रांस फेज से उसको बाहर की तरफ को भेज देगा। तो यहाँ सिस फेज से एंटर होती है पैकेजिंग के लिए और ट्रांस फेज से जो है वो पैक्ड होके बाहर निकल जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द सेंट्रोसोम। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं तो सेंट्रोसोम्स जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन फॉर मेकिंग स्पिंडल फाइबर्स। अब देखिए ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये इनको रेफर किया गया है सेंट्रोसोम्स। तो एक हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये स्ट्रक्चर है 3, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। तो ये 3-3 का जो पेयर रहेगा ये आपस में अरेंज्ड होगा इस तरीके से, और इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट्स। तो ये एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं इस तरीके से। तो अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो इसमें 2, ये एक और ये 2, ठीक है जी। इसे हम कहेंगे सेंट्रियोल, इसे हम कहेंगे सेंट्रियोल, इसे भी हम कहेंगे सेंट्रियोल।
तो जब दो सेंट्रियोल अपने आप को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम कह देते हैं सेंट्रोसोम। क्या कह देते हैं? सेंट्रोसोम। और अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये देखिए माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट्स। तो एक हमने टिब्यूल को, ये है हमारे पास एक टिब्यूल, और इसी तरीके से जब ये 3 की फॉर्म में अरेंज होगी तो हम इसे क्या कह देंगे? माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट कह देंगे। तो इसमें टोटली ये 9 पेयर्स में अरेंज होती है, 9 पेयर्स में ये अरेंज होती है। और इसमें क्या होता है, हर 9 पेयर्स में होगी, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे हमारे पास 9 होंगे, और जो एक पेयर है उसमें 3 माइक्रोटिब्यूल्स आएंगे। तो दे हैव अरेंज्ड इटसेल्फ इन 9 पेयर्स। और इनका काम क्या है? इनका काम है सेल डिवीजन का। तो इसमें क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स, अ डॉटर सेंट्रियोल, उसमें से एक डॉटर सेंट्रियोल होगी और एक मदर सेंट्रियोल होगी, विच आर लिंक्ड टुगेदर विद इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। इट्स मेन फंक्शन इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो हम ये देख सकते हैं दे आर द इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, कि ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, और ये क्या बनाते हैं? दे हेल्प्स इन द सेल डिवीजन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। Now next is सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो सीलिया है एंड फ्लैजिला है, पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। और अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो दे हैव सेम स्ट्रक्चर। तो इनका सेम स्ट्रक्चर रहता है, आउटर वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरीके से जैसे हम पीछे देख रहे थे कि उन्होंने अपने आप को 9 पेयर्स में अरेंज किया होता है, लेकिन ट्रिपलेट्स और 9 पेयर में अरेंज किया होता है। लेकिन इस केस में क्या है? ट्रिपलेट्स नहीं है, डबलेट्स हैं। तो ये देखिए ये डबलेट्स हैं, और ये कितने होंगे नंबर में? 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 बीच में रहेंगे। तो इसे हमने क्या कह दिया? बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं एक्सोनिम, और एक्सोनिम कह दिया। और ये साइड वालों को हमने क्या कह दिया? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आ गया बीच में। और ये जो साइड वाले इनको हमने क्या कह दिया? डबलेट्स। हमने इनको कह दिया डबलेट्स। तो ये 9 + 2 की फॉर्म में अपने आप को अरेंज करते हैं, और ये भी क्या है? माइक्रोटिब्यूल्स। तो सीलिया और फ्लैजिला का अगर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा ऊपर से काट के देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन, तो हमें कुछ इस तरीके के माइक्रोटिब्यूल्स उसमें अरेंज नजर आएंगे। तो वो कैसे होते हैं? 9 + 2 की फॉर्म में होते हैं, 9 + 2। और एक और चीज, अब देखिए कुछ होते हैं मोटाइल सीलियास, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल सीलियास। जो हमारे पास होते हैं मोटाइल सीलियास उसमें ये अरेंज होते हैं 9 + 2 की फॉर्म में। लेकिन जो होते हैं नॉन मोटाइल सीलियास उसमें ये अरेंज होते हैं 9 + 0 की फॉर्म में। इनका कहने का मतलब है कि जो बीच वाले ये 2 होंगे वो एब्सेंट होंगे इन केस ऑफ नॉन मोटाइल सीलियास। सो 9 + 2 क्या है? अरेंजमेंट है माइक्रोटिब्यूल्स का। तो ये 2 माइक्रोटिब्यूल्स जो है वो पेयर में अरेंज्ड हैं, और ऐसे ऐसे 9 पेयर्स होते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? 9 + 2। तो कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सीलिया या फ्लैजिला के केस में जो माइक्रोटिब्यूल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है? तो उसका अरेंजमेंट रहता है 9 + 2 की फॉर्म में। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये है सीलिया एंड दिस इज फ्लैजिला। स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है, लेकिन देखने में आपको थोड़ा बहुत जो होगा फर्क नजर आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम। तो ये क्या है? सीलियास आर शॉर्टर इन लेंथ एंड दे आर हेयर लाइक एनाटमी। बट अगर हम फ्लैजिला की बात करें, दे आर लॉन्गर इन लेंथ एंड विप लाइक कंपोजिशन होती है इनकी। नेक्स्ट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, दे आर 150 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। नाउ कैन बी सीन ओनली इन यूकैरियोट्स। तो सीलियास जो होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला है कैन बी सीन इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों में ही देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज अकरेंस थ्रू आउट द सेल। अब ये जो सीलिया होते हैं, अगर ये कोई सेल है तो ये पूरे इसके सरफेस पे देखने को मिलता है, लेकिन अपीयर्स ओनली एट वन एंड ऑफ द सेल। जो फ्लैजिला है, देखिए अगर हम पीछे स्ट्रक्चर देखें, अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं पीछे, तो उसमें भी हम देखेंगे, ये देखिए ये जो इस तरीके के जो होते हैं वो सीलियास भी ऑल ओवर दी बॉडी अरेंज रहते हैं, लेकिन फ्लैजिला जो है वो एक एंड पे अरेंज है एंड दे आर लॉन्गर इन स्ट्रक्चर, जो हमने आगे बात की है। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटेड वेव लाइक रिदमिक बीटिंग होती है इनकी, दे आर इंडिपेंडेंट बीटिंग होती है इनकी। नेक्स्ट इज स्वीपिंग मूवमेंट
pendicular strokes, power strokes and recovery strokes, but show undulatory sculling movement होती है इनकी, मतलब कुछ इस तरीके की movement होती है इनकी, इस तरीके की movement होती है. Now next is सीलिया क्लीन्स डर्ट इन केस ऑफ लंग्स. तो हमारे लंग्स में स्पेशली जो ट्रेकिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सीलियाज पाए जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले जितने पैथोजन हैं वो उसके साथ स्टिक कर जाए और हमारे अंदर ट्रेकिया, हमारे अंदर लंग्स में एंटर ना करें. नेक्स्ट इज स्पर्म सेल्स यूज फ्लैजुला टू मूव एंड प्रोपेल. तो अगर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म सेल्स इकलौता एक ऐसा सेल है ह्यूमन सेल में जिसके पास क्या होता है, फ्लैजुला होता है, और वो क्या किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक लोकोमोशन, फीडिंग एंड सर्कुलेशन, बट इट इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन. Now next is found in the lining of the trachea, kidney and the middle ear, but it is found in bacteria, archaea and eukaryotes में ये पाया जाता है flagella. Now next is the plastids. अगर हम plastids की बात करें तो they are also membrane bound organelles. They are basically found in alga and plant cells. तो देखिए plastids की जरूरत वहाँ होगी जहाँ हमें क्या करना होगा, फोटोसिंथेसिस करना होगा, फोटोसिंथेसिस करना होगा, वहाँ पे हमें प्लास्टिड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन एंड सल्फर एसिमिलेशन. नाउ दे हैव बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट. हमारे पास डिफरेंट तरीके के प्लास्टिड्स आते हैं, टाइप्स ऑफ पिगमेंट हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो है वो प्लास्टिड्स आते हैं. नाउ नंबर वन इज excuse me, number one is the क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इंक्लूड्स द फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है जी. और इनका काम क्या है, इनका काम है एक करेक्टरिस्टिक कलर देना किसी प्लांट को. फॉर एग्जांपल येलो कलर, देन इज ऑरेंज कलर एंड रेड कलर. तो ये किसकी वजह से आता है, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स की वजह से आता है. तो बेसिकली ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के एक काइंड का पिगमेंट गिविंग ऑर्गेनेली है. नाउ नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स. अब इसका मतलब है ये किसी तरीके का कोई कलर नहीं देंगे, सो दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स. इनका काम क्या होगा, टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. अब देखिए हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो हैं वो ल्यूकोप्लास्ट आर अवेलेबल. तो मैं इनको यहाँ लिख देती हूँ. नंबर वन इज द एमाइलोप्लास्ट. कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं. एमाइलोप्लास्ट्स तो दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, या आप कह सकते हैं स्टार्च. दे स्टोर द स्टार्च. नेक्स्ट इज एल्यूरोप्लास्ट्स. They store the proteins. MCQs में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज इलायोप्लास्ट. So basically they stores the oils and fats. अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें भी इनर मेम्ब्रेन है. दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस वन, ये जो आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख रहे हैं कॉइन लाइक अरेंजमेंट, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पाइल लाइक अरेंजमेंट. तो इसे हम कहेंगे थैलाकॉइड्स. और जैसे ही ये इस तरीके से एक ढेर बना देता है, ग्रुप बना देता है, इसे हम कह देते हैं ग्रेना. तो आप देखेंगे कि ये जो थैलाकॉइड्स हैं ये दूसरे थैलाकॉइड के साथ जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. और वो किसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, थ्रू द लैमेला. So one thylakoid of grana is connected to another thylakoid of grana by a lamella. और इनके बीच का ये जो स्पेस रहता है, it is also called as stroma. This is also called as stroma.
नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सेम स्पेशलिटी जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर भी है, दैट दे ऑल्सो कैरी अ सर्क्यूलर डीएनए, दे ऑल्सो कैरी अ सर्क्यूलर डीएनए। इनका भी कैसा डीएनए रहता है, सर्क्यूलर डीएनए रहता है, एंड 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज हैज 70s राइबोसोम्स, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है और साथ में प्लास्टिड दिया है, दोनों आंसर करेक्ट हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ है बाकी ऑर्गेनेलीज में नहीं पाया जाता। Now next is the ribosomes and the lysosomes. They are also basic organelles, cell organelles found in the cell. So ribosomes we know that they play a very important role in protein synthesis. So अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके का है, वन इज द लार्जर यूनिट, इसे हम लार्जर यूनिट कहते हैं, और ये क्या है, स्मॉलर यूनिट कहते हैं। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द mRNA, बेसिकली दिस इज द mRNA जिसमें कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है। इट कैन बी लाइक GUG AUG, एंड सेम जो इनके अगेंस्ट वाला ट्रिपलेट होगा वो इसके ऊपर होगा, किसके ऊपर, tRNA के ऊपर। ऐसा ही सेम जो होगा वो ट्रिपलेट होगा, जिसे हम कोडोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। तो सेम इसका, लेकिन mRNA से एंटी होगा tRNA वाला। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसी तरीके से जो राइबोसोम है वो mRNA के सीक्वेंस को रीड करता है थ्रू tRNA, और अपने ऊपर क्या बनाता रहता है, पेप्टाइड चेन को ग्रो करता रहता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। सो राइबोसोम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, के नाम से भी हम इनको जानते हैं, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ड्यूरिंग फास्ट वाली कंडीशन में ये क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नेसेसरी नीड है ग्लूकोज की, उसकी क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इट कैन बी फैट्स or something else. So its function as a digestive system of the cell, breakdown of the मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसकी आउटर वाली लेयर है मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर वाली जो लेयर है हमने उसे क्या कहा है, लिपिड लेयर। और इसके अंदर अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये फ्लूइड देखें, तो इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका काम है ब्रेक डाउन करना। और ये कब ब्रेक डाउन करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर माइक्रोमॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड द एसेंशियल नीड्स, जो हमारी बॉडी की ग्लूकोज की एसेंशियल नीड है उसकी मात्रा को जो क्या करना है, सेटिस्फाई करने का काम करते हैं लाइसोसोम। सो इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। So this was all about the cell organelles, difference between prokaryotes and eukaryotes. अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।